तो आइए मेरे भाई यहाँ पर शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में, जो कि आपका यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस का है। क्वेश्चन में बोला गया है कि पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3,420 रुपए में एक चाय का सेट बेचा, जो लागत कीमत से 43% कम था। इस पर 10% का लाभ प्राप्त करने हेतु विक्रेता को सेट 10 अधिक में बेचना चाहिए। अब सर ये बोला गया कितना अधिक में बेचना चाहिए, ये नहीं बोला गया कितने में बेचना चाहिए। अब अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, इसमें सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यार उसने कम में बेचा है, ठीक है ना। मतलब जो भी यहाँ पर देखो, टू डिस्पोज ऑफ द ओल्ड स्टॉक, मतलब किसी के पास में बहुत पुराना स्टॉक है तो उसको वो जल्दी जल्दी बेचना चाहता है, तो जो भी एक तरीके से यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है उससे वो 43% कम में बेच रहा है। तो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। और कोई इससे भी 43 कम में बेच रहा है, मतलब 57 में बेच रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये जो 3,420 है ये हमारा कितने में है, तो ये हमारा 57% का मान है, ठीक है। उसके बाद में अगर हमसे बात किया, देखो इससे यहाँ पर कितने कम में बेचा आपने, 43 कम में बेचा है, इसका मतलब आपने 57 में बेचा है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि भैया अगर 10% का लाभ कमाना है तो कितना अधिक में बेचोगे। तो मैं यहाँ पर है ना आपको सामने सारी बातें बता देता हूँ। देखो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% की होती है, ठीक है। अगर मैं उसे कम में बेच रहा हूँ और वो भी कितने में, तो मेरे भाई 43% कम में, इसका मतलब मैं उसे 57% में बेच रहा हूँ। अब बोला गया अगर हम इसे 10% अधिक में बेचें तो यहाँ पर कितने में बिकेगा, 110 में, ठीक है। अब समझना मेरे भाई बात को, यहाँ पर ये कितना ज्यादा है, तो बोलोगे सर 57 से ये कितना ज्यादा है, तो 53 ज्यादा है। क्वेश्चन में आपको पता है किसका मान दिया है, क्वेश्चन में आपको 57 की वैल्यू दी है और 53 का मान पूछा है। यानी अगर हम बात करें तो 3,420 जो है ना, ये मेरे भाई उस कीमत की वैल्यू है जिस पर आप बेच रहे थे, यानी 100 में 43 कम करने के बाद में यानी 57 में आप बेच रहे थे। और बोला गया अगर आप इतने में बेचते हो तो कितने अधिक में बेचते हो, यानी 53 अधिक में बेचते हो, यानी आपको इसका मान निकालना है। अगर आप देखोगे मेरे भाई तो यहाँ पर देखो 6 × 7 42 का 2 4 पास में, यानी कुल मिलाकर के ये काटेगा मेरे भाई 60 बार में। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 3 18, 6 × 5 30 और 31, 3180 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, ठीक है। तो सवालों को समझना है, ऐसे नहीं कि यहाँ पर कुछ भी उत्तर दे देंगे और हमारा हो जाएगा सिलेक्शन, बिल्कुल भी नहीं होगा। पूरी भारत मेरे भाई तैयारी करता है, लेकिन कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है, कारण सिर्फ और सिर्फ उनका अप्रोच होता है। छोटी बहुत गलतियां जो है वो आपको नहीं करनी है पेपर में, नहीं तो बड़े दूर आप सिलेक्शन से अपने हो जाएंगे। इस वीडियो के दौरान जो जो छोटी छोटी बातें बताएंगे आप उसको नोट करते चलिएगा अपने डायरी में भी, और हो सके तो यहाँ पर उसके अपने स्क्रीनशॉट्स भी रखिएगा। तो सवाल नंबर 2 आपका मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है, जरा पढ़िए। इसमें क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि 72,000 रुपए की धनराशि पर 1.5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और समान धनराशि पर 5 वर्षों पर यहाँ जो है वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। इस सवाल ये जो है हमने आपको चक्रवृद्धि तथा साधारण दोनों को मिक्स करके बनाया है, ठीक है। और इसमें दोनों ब्याजों का मेरे भाई अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें साधारण ब्याज कितना मिलेगा, फिर हम ये देखेंगे हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, और तब हम उनका अंतर निकालेंगे। कभी भी जब आप साधारण ब्याज की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर रेट इनटू टाइम होता है। तो आसान भाषा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है, तो 3 सालों के लिए, और कितने परसेंट से, 5% से। तो यानी रेट इंटू टाइम, यानी 5 × 3 कितना हो जाएगा, तो 15% हो जाएगा। और जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की मेरे भाई बात करेंगे तो याद रखिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से है कि अर्धवार्षिक रूप से है, तो बोला गया यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और जब भी अर्धवार्षिक रूप से होता है ना, तो रेट आधा हो जाता है, समय डबल हो जाता है। तो यहाँ पर 10 का आधा कितना हो जाएगा, तो 10 का आधा 5% हो जाएगा, और 1.5 का डबल कितना हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। याद रखिएगा रेट को क्या करना होता है, आधा, और समय को करना होता है डबल। जिसको यहाँ पर ये 5% का 3 बार का यहाँ पर नहीं पता है, उसको याद कर लेना चाहिए कि 5% × 3 मेरे भाई ये हमारा होता है 15.7625। बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये क्या है, तो ये आपको थोड़ा सा एक टेबल जो है वो याद करके चलना है। टेबल यहाँ पर किसका मेरे भाई, तो देख लीजिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5% का और 10% का, और कितने कितने वर्षों का, तो 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष का। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 2 वर्षों में कितना ब्याज बनेगा, 3 वर्षों में कितना परसेंट बनेगा, और 4 वर्षों में कितना परसेंट बनेगा, वो देखो। 5% के हिसाब से किसी पैसे को 2 साल तक करोगे तो ये 10.25% बनाएगा। 5% के हिसाब से 3 सालों तक करोगे 15.7625 बनाएगा। 5% के हिसाब से 4 सालों तक निवेश करोगे 21.55% का ब्याज बनेगा। 10% के हिसाब से 2 साल करोगे 21 बनेगा। 10% के हिसाब से 3 साल करोगे 33.1 बनेगा। 10% के हिसाब से 4 साल करोगे 46.41 बनेगा। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो हमारे ब्याज है वो हमारे बनने हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो इस सवाल में देखेंगे तो 5% के हिसाब से 3 सालों में हमारे इतने ब्याज बनेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज द डिफरेंस, अंतर कितने का है। साधारण ब्याज रेट इंटू टाइम, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा इतना,
तो ये 15% का साधारण, इतने परसेंट का चक्रवृद्धि, अंतर हो गया 0.7625। अगर आप अंतर देखोगे तो 0 पॉइंट कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो अंतर की बात हम करें तो 0.7625% यहाँ पर इतने का हमारा डिफरेंस है। क्वेश्चन में देखो दिया क्या है, पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में 72,000 दिया है। ये 72,000 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो मूलधन है, और मूलधन कभी भी दोस्तों 100% की वैल्यू होती है। मुझे यहाँ पर किसका मान पता करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस, यानी यहाँ पर इसका मान पता करना है, 0.7625 का मान जो है हमें पता करना है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई बड़े प्यार से आसान से हम इसे बना सकते हैं, और यहाँ नीचे कितने जीरो आएगा, तो 4 जीरो आएगा। 3 ने यहाँ पर 3 जीरो को पूरा का पूरा खत्म कर चुका है। आप यहाँ पर चाहो तो डिजिटल सम का भी कंसेप्ट जो है वो लगा सकते हो। और कैसे, यहाँ पर तो देखो आप थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, मतलब यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। अच्छा काट ही लो, बढ़िया रहेगा। 25 से काट लो, 25 से 3 बार में आपका हो जाएगा 75, उसके बाद में 12, फिर उसके बाद में 5 बार में खत्म। 25 से अगर हम काटेंगे तो 4 बार में हो जाएगा। ठीक है, आप अगर यहाँ देखोगे एक जीरो मिसिंग है, 5 से काट लीजिए 2 बार में, और 5 से काटेंगे तो 61 बार में। 4 और 2 8 से मेरे भाई 9 बार में चला जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 9 56, 549 हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जब भी हम कोई भी सवाल आपको पढ़ाएंगे तो उसके आगे पीछे का संपूर्ण ज्ञान हम आपको देते चलेंगे कि क्या क्या बातें बन रही थी, कैसे बात बन रहा था। यहाँ पर हमसे डिफरेंस पूछा गया था, और डिफरेंस के लिए इस बात को याद रखना है, साधारण ब्याज हम एक तरफ निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज हम एक तरफ निकालेंगे। ठीक है, टेबल से याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बस यही होगा कि बाकी बच्चों की तरह परीक्षा हॉल में बैठकर आप वहां परसेंटेज खेल रहे होंगे। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला गया। कहा गया यहाँ पर कि जब एक घड़ी को अंकित मूल्य के इतने पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। घड़ी का अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित किया गया है। यानी जब भी मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पर कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का एक रिलेशन हो जाए तो पांडव मेथड का इस्तेमाल करो। पांडव मेथड हमें क्या बताता है, पांडव मेथड ये कहता है कि एक मार्केट प्राइस था, उसके बाद में ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया, और ये उसका मेरे भाई यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो गया। आपने किसी वॉच को जो है ना देखो सोल्ड किया है इतना ऑफ इट मार्केट प्राइस, यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो मेरे भाई 7/8 टाइम्स ऑफ किसके होगा, मार्केट प्राइस के। विक्रय मूल्य हमारा इतना गुना होगा अंकित मूल्य के। तो अगर वो एमपी को हम वहां से हटा करके यहाँ नीचे लेकर के आ जाएं तो हम ये बोलेंगे सर सामान कितने का था, अंकित मूल्य कितना था, तो 8 रुपए, उसे हम बेच कितने में रहे थे, 7 रुपए। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर आप इस बात को समझिए, आप किसी वस्तु को 7 रुपए में बेच रहे हैं और उसके बाद में आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25% का। तो सीपी कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर ये मेरा 7 रुपए क्या है, तो ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, सेलिंग प्राइस है, 100% के सामान में 25% का प्रॉफिट, यानी ये 125% का मान है। और अगर मुझे सीपी निकालना है तो मुझे गुना करना होगा किससे, तो 100 से गुना करना होगा। तो ये बात मेरे भाई आपको यहाँ ध्यान में रख करके चलना था कि सर जो दिया गया है वो सेलिंग प्राइस है, मतलब इतने का मान है, और निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके सीपी से ये कितना परसेंट ज्यादा है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, यानी इन दोनों का रिलेशन यहाँ पर निकालना है। तो कभी भी कोई भी किसी से कितना परसेंट ज्यादा होता है या कम होता है ना, उसके लिए उनका रेशियो लेते हैं, यानी आप इन दो लोगों का रेशियो ले लो। तो पहले तो यहाँ 25 से काटो 4 बार में, 25 से काटो 5 बार में, तो इसका रेशियो मेरे भाई यहाँ पर 8 है, और ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू 4, और बट्टे में कितना हो जाएगा 5। 4 से कटेगा मेरे भाई 2 बार में, तो ये हो जाएगा 10 का वस्तु 7 में। यानी यहाँ पर 7 रुपए को ज्यादा जो है, 7 रुपए के सामान को 10 रुपए बनाया गया है। कितना ज्यादा किया गया है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है हमने 3 ज्यादा किया है। कितने के ऊपर में, 7 के ऊपर में, और 3/7 इंटू 100 हमारा कितना होता है, तो 1/7 14%, तो 3/7 मेरे भाई 42.86, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई यहाँ पर ये 14 पॉइंट कितना हो जाता है, तो 14 पॉइंट समथिंग आपका 28 करके आ रहा होता है, कुछ ऐसे ही होता है यहाँ पे। ठीक है, तो 1/7 की वैल्यू लगभग 14% के करीब में, तो 3/7 की वैल्यू 42% के करीब में। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करने, रेशियो के माध्यम से चलोगे तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आज जो चौथा नंबर सवाल है आपका अनुपात समानुपात का, यहाँ पर रेशियो का सवाल है ये। और इस सवाल में यहाँ पर ये बोला गया कि सुनो तुम्हारे पास में एक बड़ा हीरे का टुकड़ा है, ठीक है ना, और ये हीरा जो है ना इसकी जो कीमत है इसके वजन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मानो 1 ग्राम हीरा है तो उसका जो एक तरीके से रेट होगा 1 का स्क्वायर, 2 ग्राम हीरा है तो उसका जो पैसा लगेगा 2 का स्क्वायर, 3 ग्राम हीरा है तो उसका जो पैसा लगेगा वो 3 का स्क्वायर। अगर ये हीरा कुछ पर्टिकुलरली 3 टुकड़ों में टूट जाता है तो व्यक्ति को नुकसान कितने का होगा। मान लीजिए आप अपनी महिला मित्र को एक हीरा दिए, ठीक है, यहाँ पर सीधा बोला गया कॉस्ट प्राइस ऑफ ए डायमंड वेरीज स्क्वायर विथ इट वेट, अ डायमंड ऑफ इतना वैल्यू इज कट इनटू 3 पीसेस हुज वेट आर इन द रेशियो इतना, फाइंड द लॉस इन्वॉल्व। आपने अपने महिला मित्र को एक हीरा दिया मेरे भाई यहाँ पर, और वो हीरा यहाँ पर 3, 2, 5 और एक यहाँ पर 6 ग्राम का हीरा था।
ठीक है। बाद में उन्होंने गुस्से में इसको फेंका, क्योंकि यहाँ पर जो है वही हीरा आपने अपने एक्स को भी दिया था और ब्रेकअप होने के बाद में आपने उसे छीन लिया। ठीक है। जब उन्हें ये बात पता चला बहुत बुरा लगा और उन्होंने फेंक के मारा और वो हीरा टूट गया 3 टुकड़ों में। तो ये 6 ग्राम का हीरा किस तरीके से टूटा है, तो 3 ग्राम में, 2 ग्राम में और 1 ग्राम में। अब यहाँ पर आपको नुकसान हुआ कि फायदा, वो देख लो। जब ये 6 ग्राम का हीरा था ना, तो जो कीमत थी ना वो 6 की स्क्वायर यानी 36 रुपए की थी। लेकिन अब इसकी अलग अलग टुकड़ों की कीमत लगेगी। ये 3 का स्क्वायर 9 रुपए का हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 रुपए का हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर 1 रुपए का हो जाएगा, यानी 14 रुपए का कुल मिलाकर के हो जाएगा। ठीक है। इस हिसाब से आपको 36 रुपए का सामान मेरे भाई 14 रुपए का हो गया है, तो ये आपका नुकसान हुआ है। और वो भी कितने का हुआ है, तो 22 रुपए का आपका लॉस हो चुका है। 22 यूनिट का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आपका लॉस हो चुका है। समझ रहे हैं। 3 2 5 और 1 6 का स्क्वायर 36 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का इतना। ठीक है। यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर इतने का जो है वो क्या हो जाता है, तो लॉस हो जाता है। अगर हम बात करें तो बोला गया सर ये जो 6084 है ना, ये ओरिजिनल की कीमत है, मतलब ये कितने की वैल्यू है, तो ये 36 की वैल्यू है। और हमें जो निकालना है वो लॉस हुआ है हमारा, यानी 22 का मान हमें निकालना है। अगर हम यहीं पर देखते हैं तो बोलेंगे सर देखो 9 से काटो 4 बार में, 9 से मेरे भाई 6 बार में 54 है, उसके बाद में यहाँ 9 से 7 बार में 63 है और उसके बाद में फिर 9 से यहाँ पर इतनी बार में है। अगर आप 4 से और काटना चाहते हो तो 4 से आप काटो 1 बार में। ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 27, 4 का 6 गुना 24 और उसके बाद में जो है 4 का 9 गुना। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए मेरे भाई, चाहो तो डिजिटल सम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर देखोगे तो 22 का 9 गुना कितना होता है, 9 दूनी 18, मतलब यहाँ पर जो है आपका 198 आ जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 198 का मेरे भाई इतना 19 पास में। 22 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 132, 132, 142, 142, 151 का इतना। ठीक है। 18 मेरे भाई यहाँ पर आपका 15 पास में। 22 से कम 22 और 10 मतलब 32 और 5 37 यहाँ पर 3718 करीब में। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, डिजिटल सम का भी जो सहारा है वो ले सकते थे और बड़ी आसानी से सवाल को हम बना सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने अपने कैलकुलेशन पर विश्वास किया और हम डायरेक्ट उसके साथ में गए। ठीक है। अब चूंकि जैसे मैंने आप लोगों से कहा था ये बात कि एडवांस मैथ आप लोगों का नहीं पूछा जाता है, अरिथमेटिक से सवाल आपके ज़्यादा आते हैं, तो अरिथमेटिक में फिर हर एक भाग के सवाल को दिया जाता है। जिस तरीके से आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से उसके इंस्टॉलमेंट भी महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन आपके इंस्टॉलमेंट के ऊपर में ही है। जरा सवाल को देखिए। इसमें सीधा सीधा बोला गया कि एक राशि उधार ली गई थी और 980 रुपए की 2 समान किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिससे या जिसमें 4% ब्याज जो है लिया गया। उधार ली गई राशि हमारा क्या था। अगर हम मेरे भाई बात करें तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट है और इसे कैसे बनाते हैं, तो अगर हम बात करें तो रेट हमारा जो होगा वो मेरे भाई 4% होगा, जिसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये 1/25 के करीब में आएगा। यानी यहाँ पर जो है पहले इंस्टॉलमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, 25 और 25 में एक जोड़ देंगे तो 26। पहले इंस्टॉलमेंट के लिए एक एक पावर लिखना होता है, दूसरे के लिए इसका स्क्वायर यानी 625 यहाँ लिखते हैं और इसका स्क्वायर यानी 676 मेरे भाई यहाँ पर लिखते हैं। ये हमारा दूसरा इंस्टॉलमेंट हो जाता है। 2 ही इंस्टॉलमेंट दी है मेरे भाई, याद रखिए दाहिने साइड वाली जो है ना वस्तु, इसे इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। तीसरा होता तो 25 के क्यूब से 26 के क्यूब का लिखते हैं। ठीक है ना। ये इंस्टॉलमेंट होता है तो इसे बराबर करो, तो यहाँ पर मेरे भाई 676 है तो इसे भी 26 से गुना करो ताकि 676 बने और यहाँ भी 26 से गुना करो यहाँ पे। ठीक है। अब ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 650 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, दोनों को जरा जोड़ना 1275 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। 676 का डबल मेरे भाई 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15 और ये हमारा कुल मिलाकर के 1352 हो जाएगा। यहाँ पर हर एक डेटा का अपना एक महत्व है। ये वो पैसा होता है जो आप उधार पर लेते हो, यानी आप इसे प्रिंसिपल कह सकते हो। ये वो पैसा है जो आप पैसा देते हो, यानी आप इसे अमाउंट कह सकते हो। ये वो पैसा है जो इंस्टॉलमेंट आप भर रहे हैं तो इसे आई कह सकते हैं, और इनके बीच का जो गैप है उसे आप सी आई कह सकते हैं। 1 2 3 और 4, इन 4 डेटा में से किसी भी 3 का मान देकर के मेरे भाई एग्जामिनर आपसे 1 का मान पूछ लेता है। तो आपको गलती नहीं करना है। हम तो पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा दिए हैं कि कल के दिन भविष्य में कोई भी डेटा आपको दिया जाएगा और कोई भी डेटा आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर देंगे। अब सवाल में देखिए दिया क्या है, तो क्वेश्चन में यहाँ बोला कि इंस्टॉलमेंट की कीमत 980 है, तो जो पैसा तुमने उधार लिया था वो कितना था। यानी यहाँ पर ये जो है ना, ये जो मेरे भाई 980 है, ये हमारी लगभग कितने का मान है, इंस्टॉलमेंट का मतलब 676 का मान है, और हमें जो वैल्यू पता करनी है वो कितने की, तो जो पैसा हमने उधार लिया था मतलब यहाँ पर 1275 का मान जो है वो पता करना है। जब आप मेरे भाई इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 1848 के करीब में आपका जो है ये आंसर आएगा, और 1848 के करीब में आंसर आएगा तो आप यहाँ पर नियरेस्ट में जा सकते हो और 1850 को मेरे भाई यहाँ पर टिक कर सकते हो। हल्का सवाल था, आसान सवाल था, थोड़ा ध्यान आपको लेकर के चलना है। एक बार क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 पढ़िए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में
क्या कहा गया, पढ़िए जरा सवाल, बड़ा प्यारा सवाल है, प्रतिशत के इलेक्शन का ये सवाल है। कहा जाता है इसमें कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 90% जो लोग हैं मेरे भाई वो अपना वोट देने जाते हैं, जिसमें से 15% लोगों का वोट अमान्य घोषित हो जाता है। जीता नाम की एक लड़की है जिसको मान्य वोटों का 60% यहाँ पर मिलता है, और उसके कारण वो जो है 91,800 वोट उसको प्राप्त होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वोट हमारे कितने थे? ठीक है, मैंने हमेशा एक बात कहा कि इलेक्शन में दो ही तरह के सवाल बनते हैं। जो व्यक्ति जीत रहा होता है ना, उसको ये देख लो कि इसको जो वोट मिला है वो टोटल का मिला है या वैलिड का मिला है। अगर वैलिड का मिले तो मेरे भाई वहां पर सीधा सीधा सीरीज मेथड लगाना और अपने आंसर को प्राप्त करना। यहाँ पर जो जीता नाम की लड़की है ना, उसको जो वोट मिले हैं, आप यहाँ पर गौर फरमाइए, तो जीता ने जो वोट लिया है वो यहाँ पर वैलिड वोट का लिया हुआ है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे? हम सीधा सीधा सीरीज लगाएंगे। हम ये बात बोलेंगे, सर देखिए पूरे वोटों को मानते हैं, पूरे वोट हमारे कितने थे? एक्स थे। उसके बाद यहाँ पर क्या बोलेंगे? उसके बाद यहाँ पर बोलेंगे 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑन द वोट, ठीक है, कास्ट देयर वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन। कितने परसेंट लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर वोट दिया? तो 90% लोगों ने वोट दिया। ये मेरे भाई x था, इसका 90% लोग हमारा वोट देंगे, तो x इंटू 90/100। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, 15% अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध का मतलब यहाँ पर क्या है कि भैया अगर मान लीजिए 100 वोट है, इसमें से 15 निकाल दो, यानी 85 वोट उन लोगों ने दिया है। तो पहले मैंने इसमें से जो लोगों ने वोट नहीं दिया उसको निकाल दिया, तो ये हमारा आ गया उन लोगों की संख्या जो वोट दिए थे। उसके बाद में से इनवैलिड निकाल दिया, तो अब मेरे भाई उन लोगों का संख्या आ गया जो वैलिड वोट है, यानी यहां से लेकर के यहां तक ये सारा का सारा वैलिड है। और इस वैलिड वोट की अगर हम बात करते हैं ना, तो यहां पर इस वैलिड वोट का अगर देखोगे तो 60% जीता को मिला है। ये वैलिड को वोट का मेरे भाई 60% जो है वो किससे मिला है? तो जीता को मिला है। और ये बराबर होगा किसके? तो 91800 के। तो यहां पर एक्स का मान निकालना है। बहुत ही सरल एक्स का मान निकालना, दिक्कत की बात ही नहीं है। एक जीरो और एक जीरो ने मेरे भाई दोनों जीरो को यहाँ पर खत्म कर रखा है। अगर आप 6 से देखोगे मेरे भाई, तो 6 से आपका जो है 15 छक 90, 153 बार में जाएगा। अगर आप 9 से यहाँ पर काटोगे, ठीक है, तो 9 से काटोगे तो एक बार में आपका ये चला गया, और उसके बाद में 7 बार में। 17 से काटो तो ये 5 बार में, और 5 से काटो तो मेरे भाई 20 बार में। 20 के साथ में देखो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 20 हो गया है, और यहाँ 4 जीरो, 1 2 3 और 4 जीरो, यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, समझिए बातों को लेकर के। ऐसे ही मेरे भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को सारी बातें सीखनी है, और ऐसे ही सारी बातों को बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने अपने जो है रिकॉर्डेड बैच में पढ़ा रखा है। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो हर क्लास के बाद में कमेंट करते हैं कि सर हमें आपका बैच लेना है, तो आपका कौन सा बैच बेस्ट रहेगा? देखिए, भारत में दो तरह के मेरे भाई बैच चलते हैं मेरे। एक रिकॉर्डेड बैच है मेरा, जिसके अंदर में हमने सारा कंटेंट पढ़ा रखा है, जैसे आप लोगों के लिए अभी हम स्पेशल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वैसे ही हमने इसके अंदर में भी सारी रिकॉर्डिंग करके और बहुत ही प्रीमियम एक बैच बनाया आप लोगों के लिए, जिसके अंदर में कंप्लीट अरिथमेटिक है, कंप्लीट एडवांस है। जो भी टॉपिक आप चाहते हैं उसके चैप्टर का टेस्ट है, जो टॉपिक आप चाहते हैं उसका क्लास नोट्स मिलेगा आपको, उसकी पीडीएफ मिलेगी आपको, उसकी शीट मिलेगी आपको, और साथ में वो जो टॉपिक होगा उसके कम से कम 15 से 20 लेक्चर होंगे जो भारत के लगभग हर परीक्षा को कवर कर रहे होंगे। साथ में अगर आप इस बैच को मेरे भाई लेते तो इसकी फीस मात्र 699 है, और जो वैलिडिटी है ना वो लाइफ टाइम है यार। ठीक है, ये कभी खत्म ही नहीं होगी इसकी वैलिडिटी, मैं आपको इस बात का दावा करता हूँ। और आप ये ले सकते हैं हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। ये हमारा एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन से आप इस बैच में एनरोलमेंट कर सकते हैं, और कहीं कोई समस्या है तो इस इंक्वायरी नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं। अगर हम आपको एक छोटी सी बात बताएं मेरे भाई, कभी भी अगर आपका सिलेबस में कोई पैटर्न में बदलाव होता है, कोई नया चैप्टर ऐड किया जाता है, कुछ भी अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत चेंज होता है, हम फ्री में आपको पढ़ाएंगे इस बैच के अंदर में उस टॉपिक को। आपको 1 रुपया अलग से देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि दो चीज़ें हो मेरे भाई, एक हमारी फॉर्मूला बुक और एक हमारा ये रिकॉर्डेड बैच भारत के हर बच्चे के पास में हो, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा के अभाव के कारण मेरे भाई यहाँ पर सिलेक्शन से वंचित ना हो पाए। ठीक है, उसको जो पढ़ना चाहता है ना वो टॉपिक उसको उसके अंदर में बहुत ही प्यार तरीके से मिले, सारी बातों को वो सीखे, सारी बातों को वो जाने और अपने जीवन में आगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया, जरा पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो ये कहा गया कि सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 7 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम 5 टाइम। ये कंसेप्ट ऑफ टाइम वाला क्वेश्चन है, और इसमें भी पूछा जाता है सवाल बच्चों से, लेकिन वो गलत कर बैठते हैं। आपको गलती नहीं करना है। बोला गया कि यार साधारण ब्याज पर तुम कोई पैसा निवेश करते हो ना, तो वो अपने आप का दोगुना हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर कितने 7 सालों में, तो कितने समय में वो अपने आप का 5 गुना हो जाएगा। गलती नहीं करना। देखो, मानो पी नाम का पैसा है आपके पास में यहाँ पर, और ये अपने आप का डबल हो रहा है, तो यानी ये कितना हो रहा है? तो 2p हो रहा है भाई लोग। ठीक है, और कितने साल लग रहे हैं? तो इससे 7 साल लग रहे हैं। ठीक है ना, समझना। अब यही पैसा अपने आप का कितना हो जाएगा? तो 5 गुना, यानी ये हो जाएगा 5p कितने समय में। मैं कहता हूं कि साधारण ब्याज एक ऐसी चीज है जो हर साल सेम होती है, कभी ऊपर नीचे नहीं होती, कभी नहीं बदलती है। तो आप एक बात बताओ, अगर मान लीजिए ये पैसा था और इतना बन गया, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का? तो p रुपए का। ये पैसा था, इतना बन गया मेरे भाई यहाँ पर, तो डिफरेंस कितने का? 4p का। p कमाने के लिए 7 साल लग गए हैं, तो
यहाँ पर उसका 4 गुना यानी 4p कमाने के लिए कितना लगेगा, तो 28 साल लगेगा। ध्यान रखना, बच्चे काफ़ी गलती कर बैठते हैं, आप ऐसी गलती मत करिएगा। ये ओवरऑल रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है आप लोगों के लिए सीरीज़। और बाकी जिनके पास में हमारी रेलवे गणित वाली किताब नहीं है, तो उसको हमने इंग्लिश में भी लॉन्च कर दिया है, रेलवे मैथ्स के नाम से, और हिंदी में रेलवे गणित के नाम से है। तो आप इस किताब को मंगाओ और पूरा का पूरा प्रैक्टिस इसी से करो। काफ़ी फर्जी सेलर है अमेजन पे, हर जगह पे, फ्लिपकार्ट पे, आपको मेरे भाई उनसे नहीं लेना है। जो लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आपको वहीं से मंगा करके इसको पूरा का पूरा मेरे भाई आपको लगाना है सवाल, ठीक है। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन लेटेस्ट अप्रोच के साथ में है, आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। आप यहाँ से मंगाइए और अपने सारे सवालों को लगाइए, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है। वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का जो अनुपात है वो 8 और 5 है। यदि उसके आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो मासिक बचत में यहाँ पर कितने की वृद्धि या कमी होगी। आज मैं आपको इस सवाल को आसान भाषा से समझा देता हूँ, एलिगेशन इसमें नहीं लगाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सीधा सा बात समझिए कि कोई भी इंसान अगर वो कमाता है ना भाई पैसा, तो वो 2 भागों में ले जाता है, या तो उस पैसे को खर्च करता है या फिर उसे क्या करता है, तो सेव करता है। तो मान लीजिए ये इंसान 100 रुपए की इसकी इनकम थी, ठीक है ना, और उसके बाद में 100 रुपए को छोड़ो, हटाओ यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार चलो, तो यहाँ पर उसके इनकम का और उसके बाद में खर्चे का ये हमारा 8 और 5 का अनुपात है। यानी हम ऐसा कह लेते हैं, मान लीजिए 80 रुपया यहाँ पर जो है वो क्या है, तो 80 रुपए की उसकी इनकम है यहाँ पे, तो खर्चा कितना मान लेते हैं 50। इस हिसाब से सेविंग कितनी निकल करके आ जाएगी, 30 आ जाएगी। 8 और 5 को हमने 80 और 50 बना लिया, कोई गलत तो नहीं किया हमने। सॉल्व करने के लिए हमारे पास में जीरो का होना बड़ा जरूरी है, नहीं तो परसेंटेज सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब बोला गया कि हमने यहाँ पर उसकी आय में 20% की वृद्धि की और उसके खर्चे में 30% की। आप यहाँ पर देखो जो इंक्रीज किया है वो आपने कितना किया है, तो इनकम में आपने 20% मेरे भाई यहाँ पर किया है। कितने का इंक्रीज किया, 20% का यहाँ पे। तो यहाँ 0 से परसेंट खत्म, 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर खर्चे में कितना किया आपने, तो खर्चे में मेरे भाई 30% किया है आपने। आप देखोगे तो 0 से परसेंट खत्म, 5 × 3 हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। मेरे भाई 16 रुपए के इनकम में 15 रुपए आपने यहाँ पर क्या किया, खर्च कर दिया। यानी आपने बढ़ाया कितना है, तो 1 बढ़ाया। कितना बढ़ाया मेरे भाई, तो 1 बढ़ाया। यानी सेविंग में इंक्रीमेंट कितनी की हुई है, 1 की। अब ये 1 30 का कितना परसेंट है, तो सीधा सीधा बता दो, 1/30 इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100% यहाँ पे। एकदम सरल से तरीके से आपने यहाँ पर बनाया, अपना आंसर दिया। 10/3 का मतलब 3 सही, 1/3% यहाँ पर, और ये इंक्रीज हुआ है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, ये हमारा उत्तर होगा। समझ गए बात लोगों को। एक सवाल हमने यहाँ पर देखा सिंप्लीफिकेशन का, और अभी हम जो चैंपियंस बैच पढ़ा रहे थे उसमें भी हमने जो है इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया है। थर्ड सिंथेसिस घातांक और करनी का ये सवाल है, जहां पर आपको ये बोला गया कि देखो एक रूट है और उस रूट के अंदर में एक और रूट है, और जब रूट के अंदर में रूट होता है तो उसे हल कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमेशा कंडीशन ये होता है कि इसके सामने कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। छोटे वाले रूट के बाहर में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जब ये कंडीशन बन जाए तो आप ऐसे 2 संख्याओं की तलाश करिए जिन्हें गुना करने पर 30 आता है और जोड़ने पर 31 आता है। गुना करने पर 30 आता है, जोड़ने पे 31। तो ये मुझे पता चला कि 30 × 1 ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 में 1 जोड़ने पर मेरे भाई 31 हो जाएगा। तो इस सवाल को सीधा सीधा हल करने का तरीका क्या है, वो कौन सी ऐसी 2 संख्याएं हैं जिन्हें गुना करने पर 30 और जोड़ने पर 31 आता है। तो बोलेंगे गुरुजी 30 है और यहाँ पर 1 है, बीच में किसका चिन्ह है, तो प्लस का है। यहाँ रूट है तो इसके ऊपर में अलग रूट लगाओ, इसके ऊपर में अलग रूट लगाओ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर माइनस, सेम कहानी इसके साथ में है, बस प्लस के जगह पर माइनस है, तो सेम आंसर यहाँ पर भी होगा, बस इस प्लस के जगह पर यहाँ माइनस आ जाएगा। यानी ये हमारा कुछ इस प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो ये √3 प्लस हमारा हो जाएगा 1, और ये माइनस √3 प्लस कितना हो जाएगा, 1। अगर हम इसे काट देना भाई तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 और 1 मिलकर के 2 ही बनते हैं। आप भी किसी के साथ मिलकर के 2 बनाएंगे तो हम 2 और हमारे 2 वाले विचार को आप भी आगे लेकर के चल पाएंगे। अब आ जाइए, अगर हम यहाँ बात करें इस सवाल को देख करके, तो इसको हिट एंड ट्रायल के माध्यम से हल करना होगा। और कैसे, क्वेश्चन में कहा गया कि एक नाविक अपने नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकता है, और वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और विपरीत में 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी अगर हम बात करें तो वही बात है, टोटल समय जो लगा, जैसे यहाँ पर धारा की यहाँ डाउन जाने में और अप जाने में जो समय लगा है वो लगा है मेरे भाई 9। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो मेरे भाई 44 है, और डाउन जाते वक्त में स्पीड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। नाव की रफ्तार x की है, धारा की नाव की 9 की है, ये x मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो है वो मेरे भाई यहाँ पर 35 है, ये मेरे भाई यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 9, और इसे मान लेते हैं x, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, 9 के। यानी नाव की रफ्तार दी है, धारा की नहीं दी है।
यहाँ पर कैसे करें भाई? तो भैया यहाँ पर आपको x की वैल्यू लेनी पड़ेगी और एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिससे आपका काम जो है वो आसान बन जाए। तो मैंने कहा यार x की वैल्यू 2 लेकर के देखते हैं। 9 जमा 2 11, 11 यहाँ पर देखो, अगर x की वैल्यू 2 लेते हो, तो अगर x की वैल्यू 2 लेते हो तो यहाँ पर मेरे भाई क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर 44 अपॉन में ये 11 हो जाएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू 2 लोगे तो 9 में से 2 7 हो जाएगा। ये इसे काटेगा 4 बार में, ये इसे काटेगा 5 बार में, और दोनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है। तो हिट एंड ट्रायल के माध्यम से हमने यहाँ पर पता कर लिया कि सर x बराबर 2 जो है वो एकदम परफेक्ट बात है और ये हमारा काम कर रहा है। काफी सारे लोग परीक्षा में यहाँ पर खेलने लगते हैं, इक्वेशन बना के सॉल्व करने लगते हैं, बदोबदी होगा मेरे भाई वहां पर आपके साथ में। ये नहीं करना है आपको। आपको यहाँ पर मेरे भाई x की वैल्यू कितनी लेनी है? यहाँ पे सीधा सीधा 2 लेकर के अपना बात फिट करना था। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? कहा गया यहाँ पर मेरे भाई कि अगर वो व्यक्ति 33 डाउन चला जाए और 28 अप चला जाए तो समय कितना लगेगा? तो टाइम बराबर क्या होता है? तो डिस्टेंस अपॉन में कितना हो जाएगा? स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर डाउन जाने में 9 + 2, देखो 9 + 2 कितना हो जाएगा? 11, और उसके बाद में 28 आप अप गए हैं तो ये हो जाएगा 9 - 2 यानी 7। ये काटेंगे 3 बार में, ये काटेंगे 4 बार में, 3 × 4 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 1 जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है यहाँ पर, बिना किसी यहाँ पर धोमच के भाई। प्रश्न संख्या ये नहीं, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर सवाल है यहाँ, पाइप एंड सिस्टम का एक और छोटा मोटा सवाल है, और ये सवाल हम आप लोगों को होमवर्क में देते हैं। इसका आंसर आप लोगों को मेरे भाई अभी वीडियो देख करके और कमेंट बॉक्स में देना है। सभी लोग यहाँ पर आंसर देंगे कि सर 17 नंबर का आंसर यहाँ पर ये है, तभी मुझे यहाँ पर समझ में भी आ जाएगा कि कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं और उसमें से कितने सारे बच्चे जो है यहाँ पर वो जागरूक हैं अपने आप के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने उद्देश्य के पीछे कितने भाग रहे हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए कितने जिज्ञासु हैं, वो यहाँ पर आप लोगों के आंसर के माध्यम से ही पता चल पाएगा। तो सभी लोग इस सवाल को हल करेंगे और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे।